हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूप्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पिछले वीडियो में पूछा गया था ट्रैकोमा इज द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गन। यहाँ पर पूछा गया था कि जो ट्रैकोमा है वो कौन से ऑर्गन का इन्फेक्शन है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज सर्विक्स, ऑप्शन नंबर बी इज स्किन, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रैकिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज आई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आई। जो ट्रैकोमा है ये आई की डिसीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इमेज में इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज स्पंज होल्डर, ऑप्शन नंबर बी इज ओवम होल्डर, ऑप्शन नंबर सी इज बैबकॉक फॉर्सेप एंड ऑप्शन नंबर डी इज निडल फॉर्सेप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्पंज होल्डर। यहाँ पर इमेज दी गई है, ये स्पंज होल्डर की इमेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है पेशेंट इज अंडरगोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन एंड सडनली द पेशेंट शोज कंप्लेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, व्हाट विल द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं और सडनली पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से रिएक्शन हो रहा है, तो हमें क्या फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन लेना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहनी चाहिए यदि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते टाइम रिएक्शन हो रहा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज स्टॉप द इन्फ्यूशन एंड रिमूव कैन्यूला। इन्फ्यूशन को स्टॉप करना है और कैन्यूला को रिमूव करना है। ऑप्शन नंबर बी इज स्टॉप द इन्फ्यूशन एंड फ्लश विथ एनएस। इन्फ्यूशन को स्टॉप करके एनएस से नॉर्मल सलाइन से फ्लश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज कंप्लीट द ट्रांसफ्यूशन एंड एडमिनिस्टर इंजेक्शन एविल। ट्रांसफ्यूशन को हम पूरा कंप्लीट करने के बाद एविल इंजेक्शन एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज कंप्लीट द ट्रांसफ्यूशन एंड डिस्कार्ड द बैग, या फिर ट्रांसफ्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो बैग है उसे डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप द इन्फ्यूशन एंड फ्लश विथ एनएस। हमें पहले इन्फ्यूशन को स्टॉप कर देना है और उसके बाद नॉर्मल सलाइन से हम उसे फ्लश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अ क्लाइंट हैज़ अंडरगोन अ टोटल लैरिंजेक्टोमी ड्यू टू कैंसर, द नर्स शुड प्लान ऑन असिस्टिंग द क्लाइंट विथ कम्युनिकेटिंग बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसकी टोटल लैरिंजेक्टोमी सर्जरी हुई है कैंसर की वजह से। तो यहाँ पर हमें बताना है अगर हम पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं तो पेशेंट से कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या चीज़ असेस करेंगे, क्या चीज़ इसमें से यूज़ करेंगे। नंबर ए इज़ प्रोवाइडिंग एन इंटरप्रेटेटर। पेशेंट को इंटरप्रेटर प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोवाइडिंग अ शीट एक्सप्लेनिंग साइन लैंग्वेज। ऐसी शीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें साइन लैंग्वेज लिखी हुई हो। ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रोवाइडिंग अ टैबलेट एंड पेंसिल। पेशेंट को टैबलेट एंड पेंसिल प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ टॉकिंग टू द क्लाइंट फेस एसेंचुएटिंग वर्ड्स थ्रू लिप मूवमेंट। या फिर पेशेंट का जो फेस है उससे टॉक करेंगे और जो उसके लिप मूवमेंट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग अ टैबलेट एंड पेंसिल। यदि पेशेंट जो है, पेशेंट की लैरिंजेक्टोमी हुई है और वो पेशेंट की लैरिंजेक्टोमी हुई है और वो बात नहीं कर पा रहा है और हमें उससे कम्युनिकेशन करना है तो हम पेशेंट को टैबलेट और पेंसिल प्रोवाइड करेंगे जिससे लिख के, यदि पेशेंट लिख सकता है तो वो हमें लिख के कम्युनिकेट कर सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ नर्स इज डिस्चार्जिंग अ क्लाइंट
who has been undergoing chemotherapy. When discussing at home care, the priority instruction should be to, यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं और पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही है, तो हमें पेशेंट को होम केयर के लिए, जब हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं तो होम केयर के लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शंस हमें पेशेंट को देने हैं कि उसे घर जाके किन चीज़ों को फॉलो करना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अवॉइड पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस में जाने से अवॉइड करना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन योर डाइट, पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि वो अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। ऑप्शन नंबर सी इज़ लिमिट विजिटर्स इन द होम, या फिर जो भी विजिटर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको लिमिटेड करने का बोलेंगे। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वॉश योर हैंड ऑफन, या फिर पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको अपने हैंड वॉशिंग जो है उसे परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, वॉश योर हैंड्स ऑफन। हम पेशेंट को हैंड वॉशिंग के लिए एडवाइस करेंगे आफ्टर होम। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो हैंड वॉशिंग परफॉर्म करे, क्योंकि जब हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो हैंड हाइजीन परफॉर्म करे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अ क्लाइंट रिसीव अ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर आफ्टर अ बायोप्सी ऑफ अ सस्पिशियस लिम्फ नोड, द क्लाइंट स्टेट्स यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, आई वॉन्ट अ सेकेंड ओपिनियन, विच स्टेट ऑफ ग्रीफ इज द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि एक क्लाइंट है जिसकी लिम्फ नोड का जब बायोप्सी की गई तो पेशेंट को कैंसर डायग्नोस किया गया है, तो जो पेशेंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसका कहना है कि ये आपने मिस्टेक की है, मुझे कैंसर नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो पेशेंट है वो ग्रीफ की कौन सी स्टेज को एक्सपीरियंस कर रहा है जिसमें वो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसे कैंसर है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ डेनाइल, ऑप्शन नंबर बी इज़ एंगर, ऑप्शन नंबर सी इज़ बार्गेनिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डिस्पेयर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, डेनाइल। पेशेंट जो है डिनाइल की जो ग्रीफ स्टेज है इसे एक्सपीरियंस कर रहा है। जो ग्रीफ की स्टेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू कुबलर रॉस, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, एक्शन एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज होती है डिनाइल, इसमें पेशेंट जब भी उसके साथ कुछ भी लॉस वाली स्टेज हो रही है, कुछ भी लॉस हो रहा है पेशेंट का, तो फर्स्ट जो स्टेज रहेगी डिनाइल वाली स्टेज, उसमें फर्स्ट जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, डिनाइल करता है, पर जो दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज डिनाइल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, विच वर्बल कंप्लेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ अ 55-year-old फीमेल क्लाइंट इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल एंड रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर पूछा गया है 55-year-old फीमेल हैं जिनका जब हम असेसमेंट कर रहे हैं तो पेशेंट वर्बल कंप्लेंट हमें कर रही है। उसमें यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सी एबनॉर्मल फाइंडिंग रहेगी जिसे हमें आगे चल के इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना पड़ेगा। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ menstrual साइकिल स्टॉप हो चुके हैं, या ऑप्शन नंबर बी इज थिनिंग ऑफ हेयर्स, पेशेंट कंप्लेन कर रही है कि उसके हेयर्स थिनिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज पीरियड्स ऑफ स्वेटिंग एंड फीलिंग वार्म, पीरियड्स के टाइम जो फीमेल है वो स्वेटिंग और वार्म फील कर रही है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज लम्प्स इन एक्जिला एरिया, या फिर पेशेंट कंप्लेन कर रही है कि उसके एक्जिलरी एरिया में लम्प्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसा कौन सा असेसमेंट रहेगा जिसे हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, आगे और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। ऑप्शंस में से हमें बताना है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लम्प्स इन एक्सिलरी एरिया। यदि जो फीमेल है उसे एक्सिलरी एरिया में लम्प्स हो रहे हैं तो ये एक प्रकार से एबनॉर्मल फाइंडिंग रहेगी और इसे हमें आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डिज़ास्टर प्लानिंग। यदि हम एज अ नर्स डिज़ास्टर प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ नोइंग द पॉलिसी फॉर डिज़ास्टर इन द फैसिलिटी। जो भी डिज़ास्टर की पॉलिसी है हमें उसे अच्छे से समझना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी रिसोर्सेज। जो भी कम्युनिटी में रिसोर्सेज हैं उनके साथ कांटेक्ट मेंटेन करना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ मेकिंग अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कांटेक्ट इन अ हॉस्पिटल। या फिर हमें जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट कांटेक्ट है उनकी लिस्ट को प्रिपेयर करना है हॉस्पिटल में। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अटेंडिंग मीटिंग दैट डिस्कस द पोटेंशियल फॉर डिज़ास्टर इन द कम्युनिटी। या फिर हमें जो भी मीटिंग्स वगैरह हैं उन्हें अटेंड करना है। कम्युनिटी में जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड मीटिंग्स हो रही हैं उन्हें अटेंड करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, नोइंग द पॉलिसी फॉर डिज़ास्टर इन द फैसिलिटी। हमें जो भी डिज़ास्टर प्लानिंग यदि हम कर रहे हैं तो एज अ नर्स हमें पहले जो भी डिज़ास्टर की पॉलिसीज़ हैं उन्हें अच्छे से ध्यान में रखते हुए फिर हमें डिज़ास्टर की प्लानिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नर्स इज इंसर्टिंग एन indwelling catheter in a female. The nurse knows that the urethral meatus is located where. यहाँ पर पूछा गया है कि नर्स जो है वो इंडवेलिंग कैथेटर एडमिनिस्टर कर रही है फीमेल में, तो यहाँ पर हमें यूरेथ्रल मीटस जो है वो कहाँ पर लोकेटेड रहती है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज बिटवीन द क्लिटोरिस एंड वेजाइना। वेजाइना एंड क्लाइटोरिस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज बिटवीन द वेजाइना एंड द रेक्टम। रेक्टम एंड वेजाइना के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इज अबव द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस से अबव या फिर बिलो द रेक्टम। रेक्टम से बिलो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, क्लाइटोरिस एंड वेजाइना के बीच में जो है यूरिथ्रल ओपनिंग रहती है जहाँ पर हमें कैथेटर को एडमिनिस्टर करना रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द नर्स इज कैरिंग फॉर सेवरल क्लाइंट्स who have ostomies. Which client will have the most well formed drainage? The client whose colostomy in the। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम एज अ नर्स हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जिनकी ऑस्टोमी हुई है, मतलब सर्जिकल ओपनिंग हमने बनाई हुई है, बहुत सारे सेवरल क्लाइंट्स हैं जिनको हम केयर दे रहे हैं, तो उसमें से जो वेल फॉर्म ड्रेनेज हमें कौन से वाले ऑस्टोमी में देखने को मिलेगा। इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से वेल फॉर्म ड्रेनेज हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ इलियम। ऑप्शन नंबर बी इज़ असेंडिंग कॉलॉन। ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रांसवर्स कॉलॉन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डिसेंडिंग कॉलॉन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, डिसेंडिंग कॉलॉन। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो डिसेंडिंग कॉलॉन होती है, यहाँ पर जो इंसिशन कर कर ऑस्टोमी क्रिएट की जाती है, ओपनिंग की जाती है डिसेंडिंग कॉलॉन वाले रीजन में, यहाँ से हमें वेल फॉर्म ड्रेनेज देखने को मिलता है। इसी साइड पर जो है मोस्टली ऑस्टोमी क्रिएट की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इसे आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ऑप्शंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑटोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी इज़ रेटाइनोस्कोप एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्लिट लैम्प। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, स्लिट लैम्प। स्लिट लैम्प है ये इस इंस्ट्रूमेंट को स्लिट लैम्प कहा जाता है और ये आई एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछे गए हैं द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द पिक्चर इज़ यूज फॉर। यहाँ पर भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ लैरिंजेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी इज़ थोरेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी सिजेरियन सेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ थायरॉयडेक्टोमी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी थायरॉयडेक्टोमी। थायरॉयडेक्टोमी के लिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट बिलो। यहाँ पर हमें इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ डिस्पोजेबल थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिस्पोजेबल टंग डिप्रेसर, option number C is disposable SpO2 probe and option number D is none of these. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी डिस्पोजेबल SpO2 प्रोब। यहाँ पर जो प्रोब दी गई है ये SpO2 को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्रैकल्स हियर्ड ऑन लंग ऑस्कल्टेशन इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर दिया गया है यदि हम लंग ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से और हमें क्रैकल साउंड सुनाई दे रहा है तो इसमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज साइनोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रोंकोस्पाज्म, ऑप्शन नंबर 3 इज एयरवे नैरोइंग एंड ऑप्शन नंबर 4 इज फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई। यदि जो एल्वियोलाई है उसमें फ्लूइड फिल्ड रहेगा, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से जब हम पेशेंट का ऑस्कल्टेशन करते हैं तो हमें लंग्स में क्रैकल साउंड सुनाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैगल एक्सरसाइज इज डन इन प्रेगनेंसी इन ऑर्डर टू। कैगल एक्सरसाइज हम प्रेगनेंसी के टाइम पर क्यों एडवाइस करते हैं पेशेंट को। ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल्स, जो पेरिनियल मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथ करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज रिलीव बैक एक, बैक एक से रिलीव करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी इज लेग वेरिकोसिटीज एंड एडीमा, या फिर लेग में वेरिकोसिटीज एंड एडीमा से प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए टू स्ट्रेंथन द पेरिनियल मसल्स। कैगल एक्सरसाइज जो है प्रेग्नेंट वुमन को पेरिनियल मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एडवाइस की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट डे ऑफ ट्रैकेस्टोमी नीड सक्शन एवरी। यहाँ पर पूछा गया है किसी पेशेंट की ट्रैकेस्टोमी हुई है तो जो फर्स्ट डे में हमें कितने टाइम में सक्शनिंग करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1 आवर, एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे में हम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ 15 मिनट, हर 15 मिनट में हमें सक्शनिंग करनी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ 30 मिनट, हर 30 मिनट में करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एवरी 2 आवर, या हर 2 घंटे में हमें सक्शनिंग करनी है। फर्स्ट डे ऑफ ट्रैकेस्टोमी में हमें बताना है कि सक्शनिंग हमें कितने कितने टाइम पर करना रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 30 मिनट्स। जो फर्स्ट 24 आवर रहते हैं उसमें एवरी 30 मिनट में हमें पेशेंट की सक्शनिंग करनी रहती है। और यदि पेशेंट 24 आवर से ज़्यादा हो चुका है ट्रैकेस्टोमी इंसर्ट किए हो तो फिर उसके बाद एवरी 2 आवर में हम सक्शनिंग कर सकते हैं। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाइल चेंजिंग द टेप्स ऑन अ न्यूली इंसर्टेड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब द क्लाइंट कफ एंड द ट्यूब इज डिसलॉक्ड विच इज़ द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। यहाँ पर पूछा गया है कि हमने पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी इंसर्ट की है, न्यूली इंसर्ट की है और पेशेंट ने कफिंग की जिसकी वजह से जो ट्यूब थी वो डिसलॉक्ड हो गई, मतलब अपनी जो पोजीशन थी वहाँ से डिस्प्लेस हो गई है। तो उसके लिए हमें क्या नर्सिंग एक्शन लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू री इंसर्ट द ट्यूब। हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करेंगे और फिर से ट्यूब को री इंसर्ट करवाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्रास्प
द रिटेंशन सूचर्स टू स्प्रेड द ओपनिंग, या जो सूचर्स हैं उन्हें ग्रास्प करेंगे थोड़ा और जो है खींच कर, और फिर ओपनिंग को स्प्रेड करके फिर से इंसर्ट करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर सी इज कॉल द रेस्पिरेटरी थेरेपी डिपार्टमेंट टू री इंसर्ट द ट्रैकेस्टोमी, या फिर जो रेस्पिरेटरी थेरेपी डिपार्टमेंट है उन्हें कॉल करेंगे और फिर से ट्रैकेस्टोमी को इंसर्ट करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर डी इज कवर द ट्रैकेस्टोमी साइट विथ अ स्टेराइल ड्रेसिंग टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, या फिर हमें ट्रैकेस्टोमी जो साइट है उसे स्टेराइल ड्रेसिंग करके इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रास्प द रिटेंशन ऑफ सूचर्स टू स्प्रेड द ओपनिंग। जब भी अगर हमने न्यूली ट्रैकेस्टोमी इंसर्ट की है और पेशेंट कफिंग वगैरह कर रहा है और ट्यूब जो है वो डिसलोकेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो भी साइट है जहाँ पर हमने सूचर्स किए हैं जैसे हमें थोड़ा ग्रास्प करना है, थोड़ा और चौड़ा करेंगे खींच के, क्योंकि जब हम न्यूली ट्रैकेस्टोमी इंसर्ट करते हैं तो जो एरिया रहता है वो बहुत छोटा रहता है, जिसकी वजह से ट्यूब जो है डिसलोकेट हो सकती है। तो इसलिए हमें पहले उसे और अच्छे से ग्रास्प करके और फिर ट्यूब को इंसर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कटगट सूचर इज फॉर्म्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कटगट सूचर रहते हैं वो किसके द्वारा बने हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज म्यूकोजा ऑफ शीप इंटेस्टाइन, शीप इंटेस्टाइन की म्यूकोजा से। ऑप्शन नंबर बी सब म्यूकोसा शीप इंटेस्टाइन, या फिर शीप इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजल लेयर से। ऑप्शन नंबर सी सिरोसा ऑफ शीप इंटेस्टाइन, शीप इंटेस्टाइन के सिरोसा से। एंड ऑप्शन नंबर डी इज मस्क्यूलरिस ऑफ शीप इंटेस्टाइन, या फिर शीप इंटेस्टाइन की मस्क्यूलरिस से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सब म्यूकोजा ऑफ शीप इंटेस्टाइन। शीप इंटेस्टाइन की जो सब म्यूकोजल लेयर होती है उसके द्वारा कटगट सूचर जो है ये बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप वॉज डन बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर बी इज रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर सी इज कार्ल स्टेफिन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कार्ल मार्टिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था 1901 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन एडमिनिस्टर बाय विच रूट। यहाँ पर पूछा है जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है उसे कौन से रूट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन नंबर बी इज सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर सी इज इंट्रावीनस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंट्राडर्मल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सबक्यूटेनियस। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन को सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनॉक्सापैरिन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो कि सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन अ न्यू बॉर्न। एक न्यू बॉर्न की आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 80 to 90 days, ऑप्शन नंबर बी इज 35 to 50 days, ऑप्शन नंबर सी इज 35 to 42 days, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 120 days। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 80 to 90 days। न्यू बॉर्न की आरबीसी का लाइफ स्पैन 80 to 90 days रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिस्ट जॉइंट इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। जो रिस्ट में जॉइंट प्रेजेंट रहता है वो कौन से टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इज हिंज जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज पाइवोट जॉइंट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहा जाता है, जो भी रिस्ट में जॉइंट प्रेजेंट रहता है उसे कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन रिच इन विथ। यहाँ पर पूछा गया है जो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन किस चीज़ में रिच रहता है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी इज पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी इज कैल्शियम एंड ऑप्शन नंबर डी इज फॉस्फेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।